क्या कोई कानून एक ही वक्त में सुरक्षा का कवच भी हो सकता है और उत्पीड़न का हथियार भी? आज हम भारत के एक ऐसे ही बहुत जटिल और हमेशा बहस में रहने वाले कानून पर बात करेंगे, एससी एसटी एक्ट। देखिए, ये सिर्फ कोई अदालती टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना है। सुप्रीम कोर्ट हमें याद दिला रहा है कि जाति के आधार पर होने वाले अत्याचार कोई पुरानी बात नहीं है। ये आज भी हो रहे हैं, और यही वजह है कि ये कानून इतना जरूरी और इतना अहम बना हुआ है। किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस एक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले उस गहरे और सदियों पुराने अन्याय को समझना होगा जिसे खत्म करने के लिए इसे बनाया गया था। ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1955 से कोशिशें शुरू हुईं, फिर 1976 में कानून में बदलाव हुए। लेकिन यह महसूस किया गया कि ये कानून जाति आधारित अपराधों की जो भयावहता है, उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। और इसी वजह से 1989 में एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा कड़े कानून की ज़रूरत पड़ी। जब हम अत्याचार शब्द सुनते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ मारपीट या चोरी जैसे आम अपराध नहीं है। ये कानून उन बहुत ही अपमानजनक हरकतों की बात करता है जो सीधे सीधे किसी की जातिगत पहचान पर हमला करती हैं, जैसे कि किसी को सबके सामने उसकी जाति के नाम से गाली देना, या किसी परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर देना, या फिर उन्हें कुएं जैसे सार्वजनिक संसाधन इस्तेमाल करने से रोकना। तो सवाल ये उठता है कि इस नए कानून में ऐसा क्या था जिसने इसे पिछले कानूनों से इतना अलग और कह सकते हैं इतना शक्तिशाली बना दिया। चलिए, इसकी कुछ सबसे अहम खासियतों पर नजर डालते हैं। इस कानून की सबसे पहली और सबसे खास बात है इसकी परिभाषा। देखिए, इसका डिजाइन ही ऐसा है कि ये एक तरफा काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये कानून तभी लागू होता है जब कोई गैर एससी एसटी समुदाय का व्यक्ति किसी एससी एसटी समुदाय के सदस्य के खिलाफ कोई सूचीबद्ध अपराध करता है। इस कानून में कुछ बहुत ही सख्त प्रावधान डाले गए, जैसे कि नए तरह के अपराधों को परिभाषित किया गया, मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात कही गई। लेकिन सबसे अहम और सबसे विवादास्पद प्रावधान था आरोपी के लिए अग्रिम जमानत का न होना। मतलब शिकायत दर्ज हुई तो गिरफ्तारी लगभग तय। इन सब का मकसद था कि न्याय जल्दी मिले और कोई डर पैदा हो। सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। तो इस एक फैसले ने, आप कह सकते हैं, कानून के सबसे मजबूत पहलुओं को ही नरम कर दिया। तत्काल गिरफ्तारी की जगह अब एक शुरुआती जांच की शर्त लगा दी गई, और अग्रिम जमानत पर जो रोक थी उसे भी हटा दिया गया। अदालत ने इसके पीछे वजह बताई कि कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है, इस फैसले का असर जमीन पर दिखना ही था। पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। ये सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि आखिर में संसद को दखल देना पड़ा और एक संशोधन पास करके अदालत के फैसले को पलट दिया गया। मतलब कानून वापस अपने पुराने सख्त रूप में आ गया। और यहीं से वो बड़ी बहस शुरू होती है जो आज तक चल रही है। क्या ये कानून वाकई एक जरूरी ढाल है, या फिर ये उत्पीड़न का एक हथियार बन गया है? इस बहस में एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा था कि ये ब्लैकमेल और बदला लेने का एक जरिया बन गया है। इनका तर्क है कि इसके सख्त प्रावधानों का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो ये कहता है कि हर वो मामला जिसमें आरोपी बरी हो जाता है वो झूठा नहीं होता। जैसा कि अदालत ने खुद बाद में माना, कई मामले इसलिए खारिज हो जाते हैं क्योंकि पुलिस की जांच ठीक से नहीं होती या सबूत ही नहीं जुटाए जाते। ये उस कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है जहां पीड़ितों को डराया धमकाया जाता है और सिस्टम अक्सर उनका साथ नहीं देता। चलिए, इन कानूनी बहसों से हटकर अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 2019 तक इस कानून के तहत दर्ज हुए 90% से भी ज्यादा मामले अदालतों में पेंडिंग थे। मतलब उन पर कोई फैसला ही नहीं आया था। इसका सीधा मतलब यह है कि न्याय के इंतजार में सालों साल बीत जाते हैं, और जो तेजी से न्याय दिलाने का मकसद था वो पूरा ही नहीं हो पाता। और जो कुछ गिने चुने मामले निपट भी जाते हैं, उनकी कहानी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। जिन मामलों में फैसला आता है उनमें से सिर्फ करीब 30% मामलों में ही आरोपी को सजा होती है, जबकि लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं
ये आंकड़े एक ऐसी न्याय व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं जो भारी बोझ तले दबी हुई है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी आरोपी का बरी हो जाना हमेशा ये साबित नहीं करता कि केस झूठा था। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे गवाहों को डराना धमकाना, पुलिस की खराब जांच, या फिर एक ऐसी न्याय व्यवस्था की कमजोरियां जो सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है। एक और बात जो अक्सर इस बहस में छूट जाती है वो ये है कि ये कानून सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है। इसमें पीड़ित और उनके परिवारों को मुआवजे से लेकर घर और रोजगार तक की मदद का भी प्रावधान है, ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब किसी की रक्षा के लिए बनाया गया कानून खुद ही सवालों के घेरे में हो, तो असली न्याय कहाँ मिलेगा? क्या दिक्कत खुद कानून में है, या उस समाज और सिस्टम में जो इसे सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहा?